हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं आप सबका फेवरेट चैनल वेब्स क्लासेस, जहां पर हम लोग आज रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। यहां पर रिफ्रैक्शंस होता क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शंस है क्या, और स्नेल्स लॉ के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स होता है वो सब आज क्लियर हो जाएगा। रिगार्डिंग इसका प्रॉब्लम भी सॉल्व करने में कभी कभी प्रॉब्लम होता है, तो उस प्रॉब्लम को भी आज हम लोग प्रॉब्लम को ख़त्म कर देंगे, वो प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। साथ ही साथ लैटरल शिफ्टिंग इन द ग्लास स्लैब, इसके बारे में भी हम लोग स्टडी करने वाले हैं, तो देन मज़ा आने वाला है, इंजॉय करने वाला है। तो रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट है क्या, तो अगर हम एक सिंपल भाषा में बोले तो बेंडिंग ऑफ लाइट, यानी कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है और जाने के दौरान वो जो बेंड करता है उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट। यानी कि द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रेज पासिंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू एनदर, मतलब जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है और जाने के दौरान जो बेंड होता है उस फिनोमिनन को ही हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट। यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया और उसके बाद टेढ़ा हो जाता है। अब या तो टुवर्ड्स नॉर्मल्स होगा या अवे फ्रॉम द नॉर्मल्स होगा, अभी क्लियर हो जाएगा। हाँ, सरफेस विच सेपरेट टू मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, उसको रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलते हैं, जो दोनों मीडियम को क्या करता है, सेपरेट करता है, उसको हम लोग रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलते हैं। साथ ही साथ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड द नॉर्मल, और जो उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉन किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। और व्हेन लाइट रे पासेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट डेविएट्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये क्यों होता है इसके बारे में हम बताएंगे डिटेल में, कि जब ऑप्टिकली रेयर मीडियम होगा कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा। अभी तक हमें केवल एक बात बताएं कि रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट क्या है, कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो जाने के दौरान अपने पाथ से थोड़ा बेंड कर जाता है, मुड़ जाता है। रीजन्स मीडियम का ऑप्टिकली रेयर होना या डेंसर होना, इसका और भी रीजन्स अगर बोला जाए तो स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, चेंज हो जाता है। यानी कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, इसको हम फील दिला देंगे, एकदम मजा आएगा, इंजॉय करोगे। लेकिन पहले भी समझो, पहले कुछ हम पॉइंट पढ़ के बता देते हैं। व्हेन लाइट रे पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, अगर डेंसर टू रेयर जाए तो इट डेविएट्स अवे फ्रॉम द क्या हो जाएगा, नॉर्मल। अब ये है क्या, जानते हैं। ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शंस वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स क्या हो जाएगा, अनचेंज। देखो, कभी भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट रे का वेवलेंथ भी चेंज होता है और साथ ही साथ स्पीड भी। हम कहीं ना कहीं रिफ्रैक्शंस का रीजन्स हम लोग स्पीड बोल सकते हैं, वेवलेंथ बोल सकते हैं, जो कि रीजन्स है कि लाइट बेंड कर रहा है। कहीं ना कहीं ये दो टर्म का सबसे बड़ा रोल है। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका फ्रीक्वेंसी हमेशा एकदम सेम टू सेम होता है। अब लाइट तो वही है, फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं आएगा। द इंटेंसिटी ऑफ रिफ्रैक्टेड रे इज लेस देन द इंसिडेंट रे, मतलब जो रे उस रिफ्रैक्ट हुआ, वो रिफ्रैक्टेड रे का इंटेंसिटी इंसिडेंट रे से क्या होता है, कम होता है। इट इज बिकॉज, ऐसा क्यों, क्योंकि देयर इज अ पार्शियल रिफ्लेक्शंस एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ द लाइट एट द इंटरफेस। अब ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि होता क्या है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका इंटेंसिटी कम हो जाता है। लाइट का इंटेंसिटी मतलब बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। इंटेंसिटी मतलब एक तरह से बोला जाए कि चमक, एक ब्राइटनेस बोल सकते हो नॉर्मल भाषा में, लेकिन वो चीज़ इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है, वो बहुत बड़ा चीज़। तो पहले आप जानो कि इंटेंसिटी मतलब कि एक चमक, जैसे पहले थोड़ा डल हो जाएगा। मान लो यहाँ से मतलब लाइट अगर मान लो कि डेंसर मीडियम में रेयर टू डेंसर जाएगा, थोड़ा डल हो जाएगा लाइट, यानी कि उसका थोड़ा इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रीजन्स क्योंकि वहाँ कुछ मीडियम या तो लाइट को ऑब्जर्व कर लेगा या तो कुछ को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। अब इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं कि यह है क्या, तो चलो हम लोग जानते हैं, क्योंकि जानेंगे तब जाके ही समझ में बहुत अच्छा से हर पॉइंट को हम लोग कर पाएंगे। तो देखो, अगर लाइट रे, जैसे मेरे पास ये बाउंड्री ये जो बाउंड्री भी है रिफ्रैक्टिंग। अब ये क्या था, अभी ये बताए थे कि जब दो मीडियम को जो सरफेस, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलते हैं। तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, तो ये है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जो कि इस दोनों बाउंड्री को अलग कर रहा है। तो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया, ठीक है। अच्छा से देन समझते जाना, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, या इसको बाउंड्री बोलते हैं। अब बात आता है कि देखो, ये लाइट रे, यहाँ एयर है और यहाँ पर क्या है, ग्लास है। तो जब लाइट रे एयर से ग्लास में गया तो ऑप्टिकली ये देखा जाए ना, तो ये जो मीडियम होता है
ऑप्टिकली क्या होता है, ऑप्टिकली ये मीडियम कैसा होता है तो डेंसर होता है, ये मीडियम देखा जाए तो डेंसर होता है, ठीक है। और ये जो मीडियम होता है वो रेयरर होता है, ये मीडियम अगर देखा जाए तो रेयरर होता है, ठीक है, रेयरर, ठीक है। तो इस बात को अच्छा से याद, ये रेयरर हो गया, ये डेंसर हो गया, यानी कि ऑप्टिकली ये रेयरर हो गया और ये क्या हो गया, डेंसर हो गया। यहाँ पर एयर हो सकता है और ये क्या हो जाएगा, एयर बोलो या वैक्यूम भी ले जाता है, क्योंकि तो एयर हो गया, एयर से जब से लाइट रे ग्लास में गया तो यहाँ से यहाँ लाइट रे जाने के दौरान ये अपने पाथ से थोड़ा बेंड कर गया। देखो लाइट रे को जाना किधर चाहिए था, बहुत अच्छा से समझते जाना, लाइट रे को निकलना ऐसे चाहिए था, लेकिन लाइट रे क्या किया, अपने पाथ से थोड़ा सा क्या कर गया, बेंड कर गया। और यही जो अपने पाथ से जो बेंड किया, यही जो अपने पाथ से जो बेंड किया, इसी को हम लोग, इसी फेनोमेनन को हम लोग रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट बोलते हैं। यानी कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में गया और जाने के दौरान अपने पाथ से जो बेंड कर गया, अब बेंड मतलब या इसी को डेविएट बोलते हैं, बेंड या डेविएट, मुड़ जाना। यानी कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने वक्त मुड़ गया या तो टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल क्या होगा, सरफेस का परपेंडिकुलर, यही क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल ऑलवेज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इस बात को याद रखना, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है नॉर्मल। आया उसके बाद तो नॉर्मल का तरफ बेंड कर गया, क्योंकि ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। अगर हम इसको समझाना चाहें तो थोड़ा सा एक बेसिक चीज़ से बता सकते हैं। हाँ, पहले ये जान लो कि पहले ये इंसिडेंट रे हुआ और जाने के बाद ये क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड रे। अब ये जो एंगल बना आई, तो इसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं और आर को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस बोलते हैं, रिफ्रैक्शंस, रिफ्लेक्शन मत बोलना, रिफ्रैक्शन। यानी कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, हम इसको समझाने के लिए जनरली वैसे हम बताते हैं कि जैसे तुम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हो तो कैसे हम इसको समझ पाए अच्छा से। तो हम एक बात बोले, जब तुम हवा में चल रहे हो, देन ये ऐसे उस चीज़ को हमको नहीं है बोलना चाहिए, लेकिन ठीक है समझाने के लिए इस चीज़ को, जब हम लोग हवा में जा रहे हैं तो हवा में जा रहे हैं तो एकदम फ्रीली जा रहे हैं, ऐसे घूमते हुए फ्रीली जा रहे हैं, लेकिन अचानक नदी आ जाए, तो नदी आ जाए तो जिस रास्ता से, अब मान लो कि तुम ऐसे नदी को ऐसे थोड़े पार करोगे, तुम कोशिश करोगे कि नदी क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली डेंसर, तो ऑप्टिकली डेंसर नहीं, तुम समझो कि ये डेंसिटी बढ़ जाएगा, तो उस केस में तुम छोटा रास्ता पकड़ के चाहोगे कि नदी को पार करें। मुसीबत आए तो तुम छोटा रास्ता, मतलब ऑप्टिकली डेंसर मतलब कि एक तरह से बोला जाए कि डेंसर और डेंसिटी, देखो ऑप्टिकली डेंसर और डेंसिटी दोनों अलग चीज़ है, लेकिन हमको समझाना तो है। देखो डेंसिटी अलग चीज़ होता है, अगर कोई बोले कि डेंसिटी और ऑप्टिकल इंडेक्स मतलब दोनों सेम है क्या, नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेंसिटी दोनों सेम नहीं है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम होता है, यानी कि एक मीटर क्यूब के अंदर कितना ज़्यादा मास कंटेंट करता है, उसको हम डेंसिटी बोलते हैं, कि समझाना तो है। तो देखो जब लाइट एक मीडियम से, जैसे हम लोग एक मीडियम से, जैसे मान लो कि यहाँ से गए, तो जब एक मीडियम से तुम जाते हो, जब हवा में जाते हो तुम फ्रीली, अब तुमको कोई मतलब नहीं, लेकिन जैसे नदी मिला या आग मिला या पानी, मतलब जो भी है, तो उस केस में तुम्हारे पास जैसे ही तुमसे मतलब उससे ज़्यादा मुसीबत आता है, यानी कि ज़्यादा डेंस मीडियम, तो तुम क्या करते हो, छोटा रास्ता पकड़ के निकल जाते हो, छोटा रास्ता पकड़ते हो निकल जाते हो। तो यानी कि देखो यही, ये देखो हवा समझो, हवा में मस्ती से जा रहा था लाइट, लेकिन जैसे ही इसको पानी मिला, अब ये मस्ती वाला रास्ता पर नहीं जाएगा, अभी सोचे कि छोटा रास्ता पकड़ ले, और छोटा रास्ता पकड़ गया यानी कि ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ क्या हो गया, मुड़ गया। लेकिन अब बोलो अगर मान लो कि फिर अगर नदी से बाहर निकलेगा तो क्या करेगा, फिर वही मस्ती वाला रास्ता पकड़ लेगा। इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी ये बात को दिमाग में डाल दो। ये देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जो नॉर्मल के साथ एंगल बना, और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो हो गया जो नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे एंगल बना है। ये रे को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, और इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे बोलते हैं। इस बात को याद रखेंगे, कुछ बेसिक चीज़ें है और कुछ नहीं, बहुत इस चीज़ को अच्छा से याद रखेंगे, ठीक है। हाँ, जब इस मीडियम से इस मीडियम में गया होगा तो लाइट की स्पीड भी चेंज होगा। जैसे कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये मीडियम क्या है, वन मीडियम, चलो ये वन मीडियम हो गया, ये मीडियम वन ले लेते हैं और ये मीडियम ले लेते हैं टू। इसमें लाइट का स्पीड अगर v1 होगा तो यहाँ पर लाइट का स्पीड क्या हो जाएगा, v2 होगा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर μ1 होगा तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, μ2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बहुत डिटेल में बताएंगे। अभी समझो कि ऑप्टिकली डेंसिटी, यानी कि ऑप्टिकली जो डेंसर होगा, डेंसर मतलब कि लाइट को कौन स्पीड को ज़्यादा चेंज करा,
यानी कि ऑप्टिकली डेंसिटी अगर बढ़ेगा, तो ऑप्टिकली अगर डेंसिटी बढ़ेगा तो उस केस में लाइट नॉर्मल की तरफ। तो इसका हम मान लेते हैं ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जो कि कुछ फैक्टर पर डिपेंड करता है, बताएंगे नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करता है, नेचर डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम हो जाएगा। ये किस पर डिपेंड करेगा, तो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम, मीडियम पर नेचर का डिपेंड करेगा। साथ ही साथ ये किस पर डिपेंड करेगा, तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो ये सब बहुत सा फैक्टर है कि जैसे कि टेम्परेचर बढ़ता है तो डेंसिटी घट जाता है, तो ऑप्टिकली वो ऑप्टिकल इंडेक्स क्या होता है, घट जाता है। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान लीजिए, इसका क्या होगा μ2 मान लें, या हम n1 और n2 भी मान लेते हैं। तो कभी कभी हम n1 भी n2 भी मान लेते हैं। तो जो सिंबल, क्योंकि μ1 और μ2 u जैसा दिखाई देता है, तो स्पीड ऑफ लगता है, तो मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लगता है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लगता है, इसीलिए हम n1 n2 भी कभी कभी मान लेते हैं। तो उसके लिए चिंतित नहीं रहना, बता देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, μ1 हो गया, ये μ2 हो गया। साथ ही साथ यहाँ पर स्पीड, मतलब जो लाइट का जो वेवलेंथ है λ1 है, यहाँ पर क्या है λ2 है। लाइट का क्या है, वेवलेंथ है, वेवलेंथ। जैसे अलग अलग कलर का लाइट का वेवलेंथ क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे कि तुमको बताया जाएगा विबजियोर में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेड का ज़्यादा हो गया, तो उससे कम 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 कम, यानी कि सबसे कम किसका हो गया, वायलेट का हो गया। चलो, तो इसको हम लोग और थोड़ा डिटेल में जानते हैं और लॉज को भी हम लोग जानते हैं। हाँ, एक बात दिमाग में डाल लो कि जब लाइट रे रेयर टू डेंसर जाएगा तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, लेकिन लाइट रे जैसे ही, अगर मान लो कि यहीं पर हम अगर एक बात बता दें कि हम ऐसा ले लें कि लाइट रे, हम एक काम करते हैं कि अगर हम लाइट रे ऐसा ले लें कि ये दो मीडियम ले लेते हैं, और इधर हम ले लें वाटर ले लेते हैं, ये अब की बार वाटर कर देते हैं, और इधर क्या करते हैं, एयर करते हैं। तो जब लाइट रे वाटर से एयर में जाएगा, तो जब लाइट रे वाटर से एयर में जाएगा, ये मीडियम सेपरेट करने वाला है, और ये क्या है, नॉर्मल है, हम नॉर्मल इंडस। ठीक है, तो जब लाइट रे वाटर से, मान लो कि यहाँ पर लाइट रे भेजोगे, ये इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे क्या अब कहाँ जाएगा, क्या ऐसे निकल जाएगा क्या सीधे, नहीं, क्योंकि देखो दो मीडियम अलग अलग इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है, दो मीडियम का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जैसे कि अब देखो ये मीडियम को सेपरेट किया, तो जैसे ही ये देखो ये वाला आपका मीडियम कैसा हो गया, वाटर जो हुआ ये हो गया डेंसर मीडियम, और ये वाला जो मीडियम हुआ ये मीडियम कैसा हो गया, तो ये मीडियम हो गया रेयर मीडियम। तो जब लाइट रे डेंसर टू रेयर जाएगा, रेयर मतलब वही है, मान लो कि पानी से निकला, इंसानों पानी से निकल के फिर कहाँ, हवा में, भाई अपना रास्ता पकड़ लेगा, मतलब हवा मतलब दूर, मतलब एकदम इंजॉय करते हो जाएगा। तो यानी कि इस केस में अब लाइट रे किधर गया, इधर गया, यानी कि नॉर्मल से अवे गया। इस बात को दिमाग में डालना, यानी कि कहाँ गया, नॉर्मल से अवे गया। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ क्या हो गया, रिफ्रैक्शंस। यानी कि जब लाइट रे डेंसर टू रेयर गया, जब डेंसर टू रेयर गया तो नॉर्मल से अवे गया, यानी कि उस केस में जनरली अगर देखा जाए तो आर एंगल बड़ा होता है, आई एंगल क्या होता है, छोटा होता है। जबकि इसके पहले वाला में देखा जाए, इसके पहले वाला में, तो जैसे ही ये लाइट रे कहाँ से कहाँ गया था, रेयर टू डेंसर गया था, तो आई यहाँ पर ज़्यादा था और आर का वैल्यू क्या था, कम था। तो इस बात को याद रखना, आई ज़्यादा था, आर कम था। ठीक है, तो ये चीज़ को हमको अच्छा से, बहुत अच्छा से याद रखना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अब अगला चीज़ आता है, इस चीज़ को, बात को अच्छा से याद रखना, बहुत बढ़िया से याद रखना। अब इसी में एक चीज़ आता है कि अगर लाइट रे, मतलब कंडीशंस कि मतलब कब रिफ्रैक्शंस नहीं होगा, यानी अगर लिखना है तो लिख सकते हो कंडीशंस फॉर नो रिफ्रैक्शंस, मतलब कब रिफ्रैक्शंस नहीं होगा। तो अगर मान लो कि दो मीडियम है, हम दो मीडियम ले लेते हैं, ठीक है, ये अलग मीडियम होंगे, जैसे ये वाटर फिश ले ले। अगर ये नॉर्मल यानी कि नॉर्मल पर ही लाइट रे आएगा, अगर मान लो कोई लाइट रे नॉर्मल पर ही आया, तो नॉर्मल पर भी आएगा तो अनडेविएटेड क्या हो जाएगा, पास कर जाएगा। यानी कि इस केस में देयर शुड बी नो रिफ्रैक्शंस ऑकर्स, यानी कि इस केस में रिफ्रैक्शंस नहीं होगा, क्योंकि जब लाइट रे नॉर्मल पर इंसिडेंट होगा,
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव अच्छा खासा बन जाता है कि उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। तो बहुत सारा बच्चा लिख लेता है 90 डिग्री, नहीं ये तो गलत है। 90 डिग्री कैसे होगा, क्योंकि एंगल कभी भी हम लेते हैं तो नॉर्मल के साथ लेते हैं ना, नॉर्मल के साथ लेते हैं तो यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि नॉर्मल के साथ देखो नहीं घटते घटते हो गया 0 हो गया। अब ये नहीं, यहाँ होता तब 90, यहाँ से घटा है तब उस केस में क्या हो जाएगा 0, यानी कि जब नॉर्मल पर लाइट रहेगा तो अनडिविएटेड क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। दूसरा केस हो जाता है, दूसरा केस हो सकता है कि अगर मान लो कि इसी में अगर हम बात करें कि मीडियम अगर हम क्या ले लें, इसी में अगर हम लोग एक कंडीशन से हमको और दिखाना है तो हम एक काम कर देते हैं। चलो तो जैसे और कभी क्या होगा, अब मान लो कि इधर भी एयर है और इधर भी एयर है, या इधर भी ग्लास है और इधर भी ग्लास है, मतलब दोनों तरफ मीडियम अगर सेम हो तो बोलो अब लाइट रे ये नॉर्मल हो गया। अगर लाइट रे ऐसे आएगा तो इसी पर चला जाएगा, कोई डिविएटेड नहीं, क्योंकि मीडियम में चेंज नहीं हुआ। जब मीडियम चेंज नहीं हुआ तो स्पीड कहाँ से चेंज, भाई हवा में जैसे चल रहा है तो वैसे चल रहा है, जैसे जैसे हवा में चलते जाओगे वैसे पहुँच गया। लेकिन अगर जैसे ही मीडियम आएगा, प्रॉब्लम आएगा, तब तो पाथ चेंज करेगा ना भाई। लाइफ अगर रिलैक्स एकदम जी रहा है, काहे का पाथ चेंज करना, जैसे ही प्रॉब्लम आया पाथ क्या करते हो चेंज कर देते हो। तो इस लाइट को भी अच्छा से समझो, बहुत बढ़िया से समझो, इसमें दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत नहीं होना चाहिए और होने भी नहीं देंगे। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शंस, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये दोनों वर्ड टाइप बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन दोनों का हम लोग एक साथ पढ़ेंगे कि थोड़ा सा अच्छा लगेगा, बढ़िया समझ में आएगा। तो पहला लॉ अगर बोला जाए तो पहला लॉ मतलब अभी भी एकदम सेम टू सेम है। कैसे सर, देखो ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, अच्छा सुनो, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को अगर हम लोग बोले तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यानी कि ऑल लाइज इन सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। देखो ऐसे, देखो एक ही प्लेन में इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल इंसिडेंट रे, और यहां से रिफ्रैक्टेड रे, ऑल लाइज इन क्या हो गया सेम प्लेन। देखो सेम प्लेन मतलब कि एक ही सतह पर, एक ही जैसे बोर्डे पर ना सब लाइज कर रहा है, एक प्लेन यानी 2D में एक सरफेस पर लाइज करेगा तो इस तरह का फिनोमिनन को, मतलब पहला लॉ यही हो गया, जो कि पहला लॉ हम लोग रिफ्लेक्शंस में यही पढ़ा था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स। ठीक है, यहाँ पर भी एकदम सेम टू सेम पहला लॉ होगा, पहला लॉ में कोई बदलाव नहीं होगा। देखो इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि जहाँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जो ड्रॉन किया गया इंसिडेंट जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, ऑल लाई इन सेम प्लेन और अ पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा इंसिडेंट, मतलब सब सेम ही प्लेन पर लाइज कर रहा है और या बोल सकते हो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर लाइज कर रहा है। ठीक है, जो भी है दूसरा लॉ का कहानी है, दूसरा लॉ बहुत अच्छा समझना है, मेन कहानी दूसरा लॉ का ही है। पहला लॉ इजीली समझ में आ जाता है, पहला लॉ में कुछ है ही नहीं, जो भी कहानी आता है दूसरा लॉ का आता है। चलो हम लोग दूसरा लॉ को भी समझते हैं। दूसरा लॉ क्या है, द रेशियो ऑफ साइन एंगल, साइन थीटा कॉस थीटा ये वाला एंगल, साइन एंगल ऑफ द इंसिडेंट्स टू द साइन एंगल ऑफ क्या हो जाएगा रिफ्रैक्शंस इज कांस्टेंट, कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ये दो वर्ड बहुत ध्यान देना, गिवन कलर एंड गिवन पेयर ऑफ मीडिया इज ऑलवेज कांस्टेंट है, यानी साइन आई बाई साइन आर का वैल्यू, यानी कि इसी को हम बोले ना कि ऐसे भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखाएंगे n2 n1, या ऐसे भी दिखाया जाता है, या μ1 ऐसे भी दिखाओ, जैसे भी दिखाओ। इसको पढ़ते कैसे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी देखो ये लिखा भी है, इसको पढ़ते क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द क्या हो जाएगा फर्स्ट मीडियम, पढ़ा जाता है उल्टा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा
फर्स्ट मीडियम, यानी कि साइन आई बाई साइन का। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द स्नेल्स लॉ, जहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो हम थोड़ा सा बताते हैं कि थोड़ा अच्छा से समझ में आए, हर चीज़ को हम लोग समझेंगे तब जाके बहुत बढ़िया से हो पाएगा। अच्छा से हम लोग हर चीज़ को समझेंगे, समझने का कोशिश करो और देन समझ में आएगा भी। चलो तो हम समझाते हैं यहीं पर। देखो जैसे लाइट रहा है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आया, ठीक है। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आया, तो जब एक मीडियम से दूसरे, अब ये वाटर लियो एयर लियो, तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लेते हैं कि यहाँ पर μ1 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया μ2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर लाइट का स्पीड हो गया v1, यहाँ पर लाइट का स्पीड हो गया क्या v2, यहाँ पर लाइट का वेवलेंथ हो गया λ1, यहाँ पर क्या हो गया λ2, ये मीडियम हो गया 1 और ये मीडियम हो गया क्या 2। तो क्या बोलता है सेकेंड लॉ, बहुत ही आसान बोलता है। देखो क्या है, द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस बाई साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, बस कांस्टेंट। लेकिन इस कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, तो इस कांस्टेंट का वैल्यू बोला गया μ2 1, यानी कि अब ये है क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। मतलब इसको कैसे और लिख सकते हैं μ2 बाई μ1, म्यू इसको मूम बोला जाता है, ऐसे लिखा रहता है, सिंबल का नाम था ऐसे मुंह लिखा रहता है, देखो वो तो ठीक है। तो ये तो μ2 बाई क्या हो जाएगा μ1, ठीक है ये चीज़। हाँ यहाँ पर एक कंडीशन ध्यान देना कि पेयर ऑफ मीडियम सेम होना चाहिए, पेयर ऑफ मीडियम। जैसे अगर मीडियम बदल जाए, जैसे ऐसा करते हैं कि ये बदल कर अगर हम वाटर के जगह पर डायमंड कर दें, वाटर की जगह पर डायमंड कर दे, तो ये ऑप्टिकली और ज़्यादा क्या होता है डेंसर होता है। तब लाइट रे यहाँ से देखोगे ना तो और इसके तरफ भागेगा और ज़्यादा बेंड कर जाएगा, यानी कि उस केस में साइन आई बाई साइन आर का रेशियो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। बात को अच्छा सुनना, यानी कि अगर पेयर ऑफ मीडियम अगर सेम है तो साइन आई बाई साइन आर का वैल्यू क्या हो जाएगा कांस्टेंट। लेकिन अगर पेयर ऑफ मीडियम अगर चेंज होगा, अलग होगा, तो उस केस में ये साइन आई और साइन आर का रेशियो भी देखो, क्योंकि एंगल बढ़ गया ना, अब एंगल बढ़ गया। दूसरा चीज़, यानी कि पहला चीज़ कि पेयर ऑफ मीडियम क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, मतलब पेयर ऑफ मीडियम शुड बी क्या चीज़ सेम, मतलब मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए। और क्या होता है कलर ऑफ लाइट, ये भी क्या होना चाहिए कलर ऑफ लाइट सेम। अब ऐसा क्यों देखो, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ के चलते हैं, थोड़ा सा और आगे जाकर हम बढ़ के बताते हैं। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर फार्मूला चाहिए तो हम फार्मूला ही बताएंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होता क्या है, लेकिन थोड़ा सा इसी से हम कंसेप्ट को, ये तो सेकंड आ गया, अब यहीं से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम थोड़ा बताते हैं और उसके बताते हैं क्यों कि कलर क्यों सेम होना चाहिए। उस क्वेश्चंस का आंसर हम लोग को भी मिलेगा, लेकिन हमको थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पहले नॉलेज चाहिए। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है इसके बारे में हम थोड़ा नॉलेज रख लें। अब है क्या, ये आया कैसे फार्मूला, इस तीसरा फार्मूला पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानते हैं, आर आई को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या ऑल्सो कॉल्ड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि यही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बताता है कि कौन मीडियम ऑप्टिकली कितना ज़्यादा डेंसर है, यानी कि ऑप्टिकली डेंसिटी, यानी कि ऑप्टिकल डेंसिटी को बताता है। ये एक तरह से हम बोलेंगे डेंसिटी है, जैसे मास में डेंसिटी मास होता था तो वो मास डेंसिटी होता है, वॉल्यूम हो गया, ये क्या हो गया ऑप्टिकल डेंसिटी, यानी कि लाइट के केस में डेंसिटी। तब क्या करना है, इस ये कैसे बनता है, डिफिनेशन बहुत ही आसान है। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर और वैक्यूम, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर और वैक्यूम, जनरली तो वैक्यूम बोला जाता है, लेकिन चलो एयर भी चलेगा, दोनों में कोई ज़्यादा चेंजेज नहीं आता है। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम बाय द स्पीड ऑफ द लाइट इन द क्या हो जाएगा मीडियम, यानी कि गिवन मीडियम, जो मीडियम मेरे पास दिया हुआ है, गिवन मीडियम जो दिया। देखो एक तरह से ये डेंसिटी है, कंपेयर करना।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है ना कि कौन सा मीडियम इसके कंपेरिजन में कितना ज़्यादा डेंसर है। डेंसर मतलब ऑप्टिकली, मतलब लाइट को कितना स्पीड को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। अगर हम बात करें तो यही बात है कि लाइट का स्पीड को कौन कितना कम कर रहा है, उसी को हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे अगर हम बात करते हैं एयर का, देखो इसलिए हम बोले कि एयर और वैक्यूम दोनों का सेम होता है, 1.003 होता है, ठीक है। वाटर का होता है 1.33 या इसको हम लोग 4/3 लिखते हैं। डायमंड का 2.42 होता है। क्राउन ग्लास का क्या होता है 1.52 होता है। अब देखो पहले एनसीईआरटी में क्वेश्चंस भी है, अगर देखो अच्छा से, कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब साफ बात है कि यहाँ पर ये 2.42 हो रहा है, तो ये क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग कैसे ले लें, c द्वारा, और मीडियम को क्या ले लें, v। और स्पीड ऑफ लाइट याद होना चाहिए, पिछला क्लास से पढ़ते रहे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, या 3 लाख मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो ये हो गया, ध्यान से, c बाई क्या हो गया, v। बहुत अच्छा से सुनते जाओ, 1/2.42 × 3 × 10⁸ मीटर, ठीक है, मीटर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, लिख लो। ये है क्या, ये बता रहा है कि अगर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 2.42 है, तो इसका मतलब ये है कि डायमंड में लाइट का स्पीड वैक्यूम के कंपैरिजंस में 1/2.42 टाइम्स क्या है, कम है। देखो सिंपल बात है, देखो अगर मान लो कि ऊपर वैक्यूम नीचे वैक्यूम, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1, 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख। लेकिन अगर मान लो कि ये वैल्यू जितना कम होगा, यानी कि ऑप्टिकली डेंसिटी क्या होगा, बढ़ा, यानी कि स्पीड को जितना मीडियम घटा रहा है, यानी कि ऑप्टिकली डेंसिटी बढ़ रहा है। देखो डायमंड में स्पीड क्या हो गया, ये कितना स्पीड को घटा रहा है, 2.42 टाइम्स घटा रहा है वैक्यूम के कंपेरिजन में स्पीड। वैक्यूम के कंपेरिजन में इतना स्पीड घटा रहा है। जबकि अगर हम लोग वाटर की बात करें, ये डायमंड का हम बात कर ले, अगर हम वाटर की अगर बात करें यही चीज़, तो वाटर क्या कर रहा है, तो 1/1.33 × 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा सुनो, यानी कि यहाँ पर अगर बात करा जाए वाटर का, तो वाटर कितना स्पीड को घटा रहा है, 1.33, 1/1.33 टाइम्स, मतलब ये जो वैल्यू है इतना में से, मतलब इतना घटा रहा है, मतलब डिवाइड हो रहा है ना इतना से, तो घट रहा है। ओके, अब भी कहानी समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे थोड़ा समझो। यानी कि इस दोनों में, डायमंड में और वाटर में, ये सबसे ज़्यादा ऑप्टिकली डेंस कौन होगा, यानी कि ऑप्टिकली डेंसिटी, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिकली डेंस कौन हो जाएगा, डायमंड। उसके कम क्या हो जाएगा, वाटर। अगर यही हम एयर ले लेते हैं, तो एयर देखो भाई कितना कम कर रहा है, इसलिए एयर और वैक्यूम दोनों क्या ले लिए, सेम ले लिए। देखो एयर कितना कम कर रहा है, अगर एयर का ले लोगे तो एयर तो बहुत ही कम, यानी 1/1.003 क्या है, कुछ नहीं, ये मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सबसे कम ये कर रहा है। इसलिए एयर और वैक्यूम को हम लोग बोलते हैं कि लगभग क्या है, सेम। मतलब एयर में जो लाइट की स्पीड है, जो एयर में लाइट की स्पीड है, वो लगभग सेम है किसके कंपेरिजन में, वैक्यूम कंपेरिजन। तो अभी तुमको समझ में अच्छा से बात आ गया होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये चीज़ है कि जो बताता है कि कोई मीडियम ऑप्टिकली कितना डेंस्ड है या रेयरर है, यानी कि वो जितना लाइट को स्पीड को कम किया तो ऑप्टिकली वो ज़्यादा डेंस्ड है, और अगर लाइट की स्पीड को कम किया तो कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जो जितना ज़्यादा, जैसे सबसे ज़्यादा कौन क्या है, डायमंड। अगर बोला जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.42 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये इतना है, तो ये बता रहा है द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 1/2.42 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट ऑफ द क्या हो जाएगा, वैक्यूम और एयर, यानी कि एयर के कंपेरिजन में इतना लाइट का स्पीड क्या है, कम है उस मीडियम में। अब अच्छा समझ में आ रहा होगा, इसीलिए हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे। यानी कि ये अगर किसी मीडियम का अगर बोला जाए, किसी मीडियम का, और देखो इसको अगर तुम सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व करके देख सकते हो। ये लगभग कितना हो जाएगा, 2 पॉइंट, हम इसको क्या मान के चले, 5 मान लें, ठीक है। अब देखो इसको तुम डिवाइड करो 3 से, और इसको डिवाइड करो, और देख लो कि सबसे ज़्यादा
वैल्यू मतलब कम कहाँ पर हुआ। अगर तुमको और अच्छा से देखना है तो तुम इसको डिवाइड करके देख सकते हो, और देख सकते हो कोई बहुत, देखो ये 3.8 3 का पावर 8 3 का मतलब 10 का पावर 8 और 10 का पावर 8 दोनों में कांस्टेंट है। ये 3 को 2.42 से डिवाइड करें और ये 1.3 से, ठीक है। तो इस बात को याद रखोगे, नहीं अच्छा समझ में बात आएगा। हम और अभी और चर्चा करेंगे आगे। अब अगर इसका कोई पूछ दे कि यूनिट क्या होगा, तो देयर इज नो यूनिट्स, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि रेशियो ऑफ टू सेम फिजिकल क्वांटिटीज का नो यूनिट होता है और नहीं इसका डायमेंशंस होता है। आगे जाकर पढ़ोगे डायमेंशन। चलो यूनिट इसका कोई नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लो कि इसका भी ऊपर मीटर पर सेकंड लोगे, नीचे भी मीटर पर सेकंड तक कट गया, तो भाई कहाँ से यूनिट, सेंटीमीटर पर सेकंड सेंटीमीटर पर सेकंड कहाँ से यूनिट। ये तो एक कंपेरेटिव टर्म है ना, कंपेयर करने वाला टर्म है, बता रहा है कि कितना टाइम्स घट रहा है स्पीड ऑफ लाइट। तो ये कंपेरेटिव टर्म है, तो कंपेरेटिव टर्म का यानी कि टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज का कभी भी कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा वापस हम जाते हैं, वापस वाला पेज पर कहाँ गए थे पेज, हम उसी पेज पर आते हैं। हाँ, सेकेंड लॉ। अब सेकेंड लॉ को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट, मतलब ये क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव। तो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट बाई स्पीड ऑफ मीडियम बाई सी बाई क्या हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ मीडियम, ठीक है। यानी कि इसको हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा, सी बाई V2, ये ऊपर चला गया, V1 बाई क्या हो जाएगा, सी। यानी कि हमको क्या यहाँ से वैल्यू एक आया V1 बाई क्या आया, V2। अब बोलो, यहाँ पर लाइट का स्पीड V1 था, यहाँ पर क्या था, V2 था। तो देखो अगर लाइट का स्पीड भी अलग अलग मीडियम में हो रहा है तो क्लियर बात है कि साइन आई बाई साइन आर का वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा। और लाइट का स्पीड चेंज कैसे होगा, क्लियर बात है, डेंसिटी की वजह से। ऑप्टिकली डेंसिटी है कि रेयरर है, या एक चीज़ और होता है, क्या चीज़ होता है, हम लोग पढ़े हैं लाइट का लेकर कि लाइट के पास फ्रीक्वेंसी और लेमडा, ये दो टर्म को लेकर, जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग बोलते हैं V इक्वल टू लेमडा न्यू, न्यू को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका क्या चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होता है, लेमडा चेंज होगा, स्पीड भी चेंज होगा। तब इस चीज़ को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, देखो यानी कि साइन आई बाई साइन आर को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, V1 का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, लेमडा वन न्यू या इसी को एफ लिखो, फ्रीक्वेंसी है और कुछ नहीं। और ये क्या हो जाएगा, लेमडा 2 और क्या हो जाएगा, न्यू। देखो यानी कि अगर देखो लाइट का अगर वेवलेंथ भी अलग अलग हो रहा है, हम इसीलिए तो बता रहे हैं ना, इतना अच्छा से डिटेल बता देंगे। 12th तक भी जाओगे ना, तो 12th में भी जाओगे तो तुमको बेसिक चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होगा। वहाँ मास्टर को नहीं बोलेगा तुम 10th में पढ़ के तो नहीं आए, हम लोग हाँ तब पढ़ के आए। देखिए यानी कि लेमडा 1 बाई लेमडा 2, तो लेमडा 1 बाई लेमडा 2 ये क्या है, वेवलेंथ टर्म है। यानी कि वेवलेंथ में अगर बदलाव, तो इसीलिए बोला गया कि पेयर ऑफ मीडियम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और कलर ऑफ लाइट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्योंकि अगर वेवलेंथ का बात बोला जाए तो विबजियोर होता है, और विबजियोर में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है रेड का। मान लो कि कलर बदल दिया, लाइट का कलर बदल दिया जाए, रेड ऑरेंज अलग अलग कलर बदल दिया जाए, तो अगर कलर भी बदल दोगे तो उस केस में भी ये वैल्यू क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, अच्छा समझ में बात आ गया, दिक्कत तो नहीं है। यानी कलर बदलेगा तो उस केस में भी वैल्यू यानी कि साइन आई बाई साइन आर का वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। तो बहुत अच्छा समझो स्नेल्स लॉ, इससे डिटेल में और क्या हो सकता है। स्नेल्स लॉ क्या है, मतलब अगर बोला जाए सेकंड लॉ क्या है, तो हम बोल सकते हैं रेशियो ऑफ द साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय द साइन एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शंस इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर द सेम पेयर ऑफ मीडियम एंड सेम कलर या सेम वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, इस बात को अच्छा से याद है। ठीक है, तो हम लोग आगे चलता। ठीक है, ये तो हम बता ही दिए, ये भी बता दिए, कौन सा ये बता दिए, सब बता दिए। तो मतलब अब देखो यही लिखा हुआ है, μ2 वही था, μ2 बाई μ1 या इसको n2 बाई n1 v2 बाई क्या हो जाएगा, v1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, v2 बाई v1 बाई v2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को बहुत अच्छा से याद रखो। ठीक है, तो इस केस में अगर हम लोग और देखें तो ये लेमडा 1 बाई लेमडा 2 हो जाएगा। तो इसमें भी अगर हम लोग और भी
अलग अलग हम मीडियम का बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कुछ टेबल है, ये बुक में भी टेबल दिया रहता है, इसीलिए हम में से टेबल हमको याद कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बुक में टेबल है। अगर कुछ बातें याद रखते हो तो देन अच्छा है। जिसमें एयर का तो कुछ नहीं, एयर का तो हम 1 ले लेंगे, 1.0003 होता है, अच्छा से दिख नहीं रहा है लेकिन कोई बात नहीं, कुछ याद। जैसे वाटर का याद रखो, वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जब सॉल्व कराएंगे तो यहाँ पर 1.33 होता है, 1.33 है, यानी कि इसी को हम लोग 4/3 लेकर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। वाटर का याद रखोगे और एक याद रखोगे ग्लास का, तो ग्लास का भी याद रखोगे, ग्लास का, क्राउन ग्लास का या ग्लास का। तो ग्लास का याद रखोगे कितना हो जाएगा, 1.52 हो जाएगा। यानी कि अगर बात बोला जाए कि वाटर और ग्लास में सबसे ज़्यादा ऑप्टिकली डेंस कौन होता है, तो ग्लास, वाटर नहीं, ग्लास ज़्यादा होता है। और डायमंड का, डायमंड का याद रखोगे, डायमंड का कितना होता है, 2.42 होता है। तो ये तो और बाकी याद करने को उतना ज़रूरत है ही नहीं, क्वेश्चन दिया रहता है तो उसके समय उसका वैल्यू दिया रहता है, तो याद करने का कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अगर वाटर का रखते हो तो देना अच्छा है, बहुत बढ़िया है, ग्लास का रखते हो और डायमंड का, ठीक है। तो हम और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस भी लेंगे, लेकिन पहले कुछ बात और गोल्डन की पॉइंट्स हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं और उसके बाद हम थोड़ा सा और एक आध डायग्राम बना के बताएंगे। देखो पहले और बात जानो, अब ये है क्या, चलो, एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियर मे नॉट पोजेज होगा, पोजेज ग्रेटर मास डेंसिटी। फॉर एग्जाम्पल, kerosene having the higher refractive index is optically denser than the water। बात को ध्यान समझो, केरोसिन ऑप्टिकली ज़्यादा डेंसर होता है, लेकिन ओरिजिनल में देखा जाए तो डेंसिटी ऑफ केरोसिन क्या होता है, कम। इसीलिए हम बोले ना डेंसिटी, डेंसिटी बार बार बोल रहे हैं, डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसर मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों वर्ड सेम नहीं हैं, इस बात को याद समझो। हम समझाने के लिए हम लोग समझा देते हैं, लेकिन ओरिजिनल बात हम बार बार बोलते हैं, ये ऑप्टिकली डेंसिटी, डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम होता है। जैसे एग्जांपल हम दे भी दिए, देखो केरोसिन का क्या होता है, हैव द हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज़्यादा होता है। और देखना है तो टेबल को देख सकते हो अच्छा से, हाँ हम टेबल दिखा देते हैं। देखो केरोसिन कहाँ गया, तो ये देखो केरोसिन का कितना होता है, 1.44 होता है, जबकि वाटर का होता है 1.33 होता है, 1.33 होता है। तो अगर हम लोग इसमें देखें तो केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, लेकिन ऑप्टिकली मतलब ऑप्टिकली डेंसर दैन द वाटर, ऑल्दो इट्स मास डेंसिटी इज लेस दैन द क्या होता है, वाटर। बहुत पतला होता है केरोसिन, तो यानी कि मास डेंसिटी देखा जाएगा तो कम होता है, लेकिन ऑप्टिकली, तो इसीलिए दोनों चीज़ सेम नहीं है, इस चीज़ को याद रखना है हमेशा। इन कंपेयरिंग टू मीडिया, अगर कभी भी दो मीडिया आप कंपेयर करते हैं, द वन विथ द लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, डेंसर, एंड द मीडियम विथ द अदर क्या हो जाएगा, रेयर। मतलब जब भी दो मीडियम कंपेयर करते हैं तो जिसका अभी तो बताए थे हम, जिसका ज़्यादा वैल्यू होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ऑप्टिकली डेंसर होगा, और जिसका कम होगा वो ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, रेयर हो जाएगा। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या होगा, हमेशा क्या होगा, 1 या 1 से ज़्यादा होगा। ये तो बात सही है, क्यों, क्योंकि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला हम बताएं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फार्मूला होता है, जिसको कि म्यू बोलो या एन बोलो, सी बाई क्या होता है, भी, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट। सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट कहाँ होता है, वैक्यूम में होता है, एयर में होता है, बाकी में तो क्या होगा, कम ही होगा ना। और जब न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, तो बचपन से पढ़े हो कि वैल्यू 1 या 1 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। कभी अगर मान लो कि दोनों जगह एयर ले लिए, दोनों जगह वैक्यूम ले, तो मैक्सिमम हो जाएगा। जैसे कि 4/5 अगर होता देन, लेकिन यहाँ पर हमेशा क्या हो रहा है, ऊपर वाला वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि हम बात करें तो ऊपर का वैल्यू ज़्यादा है, नीचे कम है, 1 या 4/3 या 4/2, हर केस में ये वैल्यू, हर केस में वैल्यू ये 1 से क्या होगा, ज़्यादा हो। यानी कि रीजन्स देखो लिखा हुआ है, क्योंकि स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम और एयर ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन ऑफ द क्या हो जाएगा, मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द क्या, टेम्परेचर्स। बात तो सही है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या हो जाता है,
घटते जाता है, घटते जाता है। क्यों? क्योंकि जो मीडियम है वो क्या होता जाएगा, ऑप्टिकली क्या बन जाएगा, रेयरर, क्योंकि पार्टिकल दूर भागेगा। जैसे गैस को गर्म करता हो, इसका सबसे सुंदर जो फिनोमेनन आएगा ह्यूमन आइज में आएगा कि स्टार ट्विंकलिंग क्यों करता है। ठीक है, तो जैसे स्टार ट्विंकलिंग या बहुत सारा और भी केसेस जो है, तो एक्चुअल में कोई चीज़ को जैसे हवा को गर्म करता हो, तो हवा गर्म करता हो तो पार्टिकल क्या होता है, एक्सपेंड होता है, तो डेंसिटी उसका घटता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं डेंसिटी और इसका डेंसिटी दोनों से क्या है, बहुत अलग रिलेशन है। लेकिन हाँ, रीजन्स में भी बोल सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फॉर अ वायलेट लाइट इज क्या, मैक्सिमम। मैक्सिमम जो होगा वायलेट लाइट के लिए, एंड मिनिमम किसके लिए होगा, फॉर मिनिमम पर तक क्या हो जाएगा, रेड। यानी कि वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है और रेड का क्या कम होता है, क्योंकि इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है और इसका वेवलेंथ क्या होता है, कम होता है। तो वेवलेंथ कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए सबसे ज़्यादा डेविएट कौन कलर करता है, वायलेट, और सबसे कम कौन करता है, रेड, क्योंकि इसका वेवलेंथ क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसका वेवलेंथ क्या होता है, कम होता है। तो ये कुछ बातें याद रखना है। रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, अब ग्लास स्लैब से पहले हम चाहते हैं कि कुछ बता दें कि ताकि वो और अच्छा लगे। कभी ऐसा हो कि मेरे पास 3 ठो मीडियम आ जाए, कभी ऐसा हो कि मेरे पास 3 मीडियम आ जाए, और ये 3 मीडियम, जैसे कि ये भी एक हम मीडियम ले लेते हैं, ठीक है, और ठीक है ये भी एक मीडियम ले लेते हैं, ठीक है, ये 3 मीडियम हम ले लेंगे बहुत अच्छा से। तो इस चीज़ को बहुत अच्छा से समझोगे, चलोगे, देन लाइन को ठीक है, हाँ समझो, भावनाओं को समझने का बहुत अच्छा चीज़। तो ये 3 मीडियम है। अब मान लेते हैं कि ये मीडियम 1 हो गया, ये मीडियम हम क्या ले लें, ये मीडियम 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। यानी कि ऑप्टिकली डेंसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो 1 मीडियम, 2 मीडियम, 3 मीडियम। तो अगर लाइट रे, अगर मान लो कि लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट हुआ, लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट होगा, तो पहला ये नॉर्मल स्पॉट, पहले सरफेस पर क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो ये एंगल ऑफ क्या हो जाएगा, इंसिडेंस। ये ऑप्टिकली क्या है, डेंसर मीडियम है, यानी कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका क्या हो जाएगा μ2, यानी कि μ2 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा μ1, और इसका क्या हो गया μ3, और ये भी बोल दिया गया कि μ3 इज ग्रेटर देन μ2 एंड ग्रेटर देन μ1। ठीक है, तो जब लाइट रे यहाँ से यहाँ गया तो अगला मीडियम में क्या होगा, लाइट रे थोड़ा सा रेयरर से किस में जा रहे हैं, डेंसर में। तो रेयरर से डेंसर में जाएंगे तो नॉर्मल की तरफ लाइट रे क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। तो नॉर्मल की तरफ क्या हो गया, बेंड हो गया। ठीक है, जैसे ही लाइट रे यहाँ पर आया, तो लाइट रे यहाँ पर आया, तो अब लाइट रे को निकलना कहाँ चाहिए था, लाइट रे को निकलना कहाँ चाहिए था, पहले अच्छा से बोलो। तो लाइट रे को तो सर यहाँ से हमको ऐसे निकाल देना चाहिए, लेकिन जैसे यहाँ पर लाइट रे को ऐसे निकलना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। तो उसी तरह जैसे इससे भी ज़्यादा डेंसर है, तो अब लाइट रे ऐसे हो जाएगा। अब इस केस में ये आई बना, ये एंगल को हम लोग क्या ले लेंगे, आर ले लेंगे, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, आर। क्या सही बात है, हाँ। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये एंगल थीटा हो तो ये भी एंगल थीटा हो। तो देखो ये एंगल आर है, ये जेड बन रहा है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, आर। हाँ, ये एंगल अब सेम नहीं होगा, अब ये एंगल बदलेगा, तो हम इसको एंगल को हम लोग ई लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये था इंसिडेंट रे। हम 2 मीडियम यहाँ पर देखो, 1 मीडियम, 2 मीडियम, 3 मीडियम ले ले। तुम और मीडियम लेना चाहते हो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इंसिडेंट रे जो रे ड्रॉन किया, इंसिडेंट रे। तो जब लाइट रे यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें कि साइन आई बाई साइन आर का वैल्यू निकाले इस मीडियम के लिए, इस मीडियम के लिए, तो क्या हो जाएगा वैल्यू, थोड़ा अच्छा सोचो, मेरे को बताओ। यहाँ पर अगर बोला जाए साइन आई बाई साइन आर का वैल्यू, तो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। तो सेकेंड मीडियम क्या हो जाएगा, μ2 बाई क्या हो जाएगा, μ1। दिस इज इक्वेशन 1। अगर यहाँ पर जाया जाए तो क्या हो जाएगा, ये एंगल ऑफ क्या हो जाएगा, अब इसके लिए, ये मीडियम के लिए, ये जो 2 मीडियम को सेपरेट किया, ये क्या हो जाएगा इसके लिए, इसके लिए लगेगा भाई कि ये तो इंसिडेंट रहे और ये कौन सा रहे, रिफ्रैक्टेड रहे। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हमको निकालना होगा तो हम लोग यहाँ पर साइन आर
बाई साइन क्या करेंगे, ई करेंगे, साइन आर बाई साइन क्या करेंगे, ई। क्योंकि देखो ये मीडियम कि लगे कि ये इंसिडेंट रे है और ये कैसा है, रिफ्रैक्टेड रे। तो ये अब इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, सेकेंड मीडियम विथ सेकेंड मीडियम की जगह पर कौन है, μ3। तो ठीक है, ये μ3 और फर्स्ट मीडियम की जगह पर क्या है, μ2। अब बोलो अगर 1 इंटू अगर हम 2 कर दें, 1 इंटू क्या कर दें, 2 कर दें, तो 1 इंटू 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन आई बाई साइन आर इंटू साइन आर बाई साइन ई इक्वल टू μ2 बाई μ1 इंटू μ3 बाई μ2। ठीक है, ये पार्ट कैंसिल, आर आर कैंसिल, यानी कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू μ3 बाई क्या आ जाएगा, μ1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम इक्वल टू क्या आ जाएगा, फर्स्ट में। देखो सेकंड मीडियम का अस्तित्व नहीं रहा, अगर यही एक मीडियम, 2 मीडियम, 3 मीडियम, एक और मीडियम है, 4 मीडियम, तो कोई कुछ काम ही नहीं करना, फर्स्ट और लास्ट टॉप का करना है। बीच में कुछ हुआ ही नहीं, बीच वाला पार्ट क्या हो जा रहा है, दोनों केस मिलाकर क्या हो जा रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। देखो यहाँ पर साइन आर और साइन आर दोनों में कैंसिल हो गया, साइन आई बाई क्या हो गया, ये चीज़। तो बहुत बात अच्छा से याद रखो, बहुत बढ़िया से याद रखोगे तो हर चीज़ समझ में आने वाला है बहुत बढ़िया से। अगर देखो कभी ऐसा होता है कि लाइट रे इसी पर वापस चला जाता है, तो देखो बेसिक चीज़ जो है, कुछ चीज़ें जो याद रखना जरूरी होता है। जैसे कभी अब बोला जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 2 इंटू 2 1 इक्वल टू हम क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे। क्यों, अगर देखो 1/2 मतलब ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो गया, फर्स्ट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या है, फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, सेकेंड मीडियम, कट का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये याद रखो, यानी कि जब भी हमको मान लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अगर हमको ग्लास दिया है विथ रिस्पेक्ट टू द एयर दिया है, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू द एयर, तो अगर हमको इसको उल्टा कर दे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो हमको क्या कर देना है, उल्टा कर देना। ऐसे यहाँ से यहाँ गया, तो इस केस में वैल्यू क्या होगा सर, तो साइन आई, ये तो लिखे भी है, साइन आई बाई साइन आर μ2 बाई क्या हो जाएगा, μ1। लेकिन अगर लाइट यही अगर इधर से इधर जाता, देन क्या हो जाता, ये हो जाता आई और ये होता आर, ये हो जाता आई और ये होता आर, और ये होता सेकंड मीडियम, ये क्या होता फर्स्ट मीडियम। यानी कि जहाँ से लाइट आ रहा है वो हो गया फर्स्ट, और जिधर गया वो क्या हो गया, सेकेंड। हर मीडियम को पहले ये देखो, यहाँ बांध लेंगे, यहाँ पर लाइट आया कहाँ से, फर्स्ट, और इसके लिए दूसरा क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो बात को अच्छा से याद रखो, देन अच्छा से इंजॉय कर पाओगे। अब थोड़ा सा हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब हम लोग जान लेते हैं, अभी है क्या, उसके बाद न्यूमेरिकल्स कुछ करेंगे और उसके बाद बस। तो रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास, अब ये भी एक तरह से इसका एप्लीकेशन हम लोग बोल सकते हैं। तो लाइट रे कमिंग आउट फ्रॉम द ग्लास स्लैब इज कॉल्ड द इमर्जेंट रे। पहले चीज़, ये तो इमर्जेंट रे डायरेक्ट लिख दिया गया है, लेकिन ये है क्या, जैसे ये अगर देखा जाए अच्छा से बहुत बढ़िया समझना, ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे, ठीक है, ये ग्लास स्लैब है, ये ग्लास स्लैब, ठीक है, ये ग्लास स्लैब है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है, ये ग्लास स्लैब। अब यहाँ पर जहाँ पर लाइट आया वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पर उस पर परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल। तब ये बोलो कि ऑप्टिकली डेंसर कौन होता है, एयर होता है, ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब ऑप्टिकली क्या होता है, डेंसर होता है। तो ये ऑप्टिकली डेंसर हो गया, ये क्या हो गया, बाहर क्या हो गया, रेयरर मीडियम हो गया, और ये कैसा मीडियम हो गया, तो ये काम कर रहा है डेंसर मीडियम जैसा, और पढ़ा है, और बाहर फिर क्या हो जाएगा, एयर मतलब कि रेयरर मीडियम। तो हम बताएं कि जब लाइट रे रेयरर टू डेंसर जाता है, तो छोटा पाथ घेर लेता है, यानी कि टूवर्ड्स नॉर्मल क्या करता है, बेंड करता है। लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन नॉर्मल की तरफ क्या कर गया, बेंड कर गया, नॉर्मल की तरफ रिफ्रैक्टेड है। फिर यहाँ पर जैसे ही आया तो अब बाहर निकलना चाहता है, तो फिर वापस उसको वही पाथ को अचीव करना है, तो फिर वहीं हम इंजॉय करते हुए अपना पाथ पर क्या हो गया, चलना स्टार्ट कर दिया। ध्यान से सुनो, लाइट रे आया,
तो जैसे ही डेंसर मीडियम में गया टूवर्ड्स नॉर्मल, लेकिन अब यहाँ से ये हो गया पहला मीडियम, ये हो गया सेकंड मीडियम, तो जब डेंसर से रेयर में जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द क्या हो जाएगा, नॉर्मल। तो ग्लास स्लैब में देखोगे ये लाइट रे इंसिडेंट हो गया, और ये लाइट रे जो हम लोग बोलते हैं इमर्जेंट रे बोलते हैं, इमर्जेंट रे, ठीक है। और इसको हम लोग जैसे आई को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, ई को बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इमर्जेंस हो गया। हाँ, मोस्ट ऑफ केस में देखा जाए तो आई इक्वल टू क्या होता है, ई हो जाता है। मोस्ट ऑफ केस में ऐसा देखा गया कि मोस्ट ऑफ केस में आई इक्वल टू क्या हो जाता है, ई हो जाता है। तो ये यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस यानी जिस पाथ पर आया था उसी पाथ पर वापस जाने का कोशिश करेगा, यानी कि ये क्या हो गया, इमर्जेंट रे हो गया। ओके, यहाँ पर कोई बोले तो ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया, इमर्जेंट रे हो गया, ये नॉर्मल 1 हो गया, ये नॉर्मल 2 हो गया, ठीक है। ये एंगल ऑफ, अब यहाँ से यहाँ तक एंगल ऑफ इंसिडेंट्स, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस, और ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो ये जेड बन रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ओके, देखो लाइट रे को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन गया कैसे, ऐसे। ये इसके दौरान इसके पाथ में कुछ शिफ्टिंग हुआ, और इस शिफ्टिंग को हम लोग लैटरल शिफ्टिंग या लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम अगर बोला जाए तो लैटरल शिफ्टिंग बोलते हैं, लैटरल शिफ्टिंग हम लोग बोलते हैं। यानी कि लाइट में शिफ्टिंग कितना हो, लाइट को जाना चाहिए था ऐसे लेकिन अपने पाथ से शिफ्ट कर गया, तो इसको हम बोलते हैं लैटरल शिफ्टिंग। अभी लैटरल शिफ्टिंग कुछ फैक्टर पर डिपेंड करेगा, ग्लास कितना मोटा है, लाइट रे कौन सा है, यानी कि उस पर डिपेंड करेगा। अब मान लो ग्लास पतला है तो ये शिफ्टिंग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर ग्लास मोटा हो जाएगा तो ये शिफ्टिंग और बढ़ जाएगा। ध्यान से देखो, अब इस पर भी अगर देखा जाए तो स्कूल में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट भी कराता है। सब 2 पिन ऐसे दे देगा, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे आंख से बोलेगा इसे देखने के लिए, तो ये पिन तुमको दिखाई नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर देखोगे, जैसे ही यहाँ से देखोगे तो ये पिन क्या होता है, दिखाई देता है। यानी कि यहाँ से इसमें क्या होगा, फिनोमेनन रिफ्रैक्शंस का। यहाँ से देखोगे एकदम सामने से तो दिखाई नहीं देगा ये पिन, मतलब यहाँ पर 2 पिन ऐसे लगा दिएगा, दोनों एक साथ नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर यही यहाँ से देखोगे तब वो पिन दोनों एक साथ दिखाई देगा। तो इसी को हम लोग लैटरल शिफ्टिंग बोलते हैं। स्कूल में तुम लोग का एक्सपेरिमेंट भी कराता है सब बहुत सारा, तो उस चीज़ को ध्यान रखोगे, ठीक है। अब इसका कुछ फैक्टर जो है, फैक्टर को हम थोड़ा सा बता देते हैं कि लैटरल शिफ्टिंग तो पहले बता दें। अब ये है क्या, कौन कौन फैक्टर डिपेंड कर। इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे, मतलब निकलने के बाद वो क्या होगा, पैरेलल टू द क्या हो गया, इंसिडेंट रे का हो गया। ओके, चलो, यानी कि इन मोस्ट ऑफ केस, देखो लिखा हुआ मोस्ट ऑफ केस, हम हमेशा नहीं बोल रहे। आई इक्वल टू क्या होता है, ई होता है, वेयर आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस और ई इज द एंगल ऑफ क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शंस। और ये तो चीज़ तो हम बता ही नहीं है, अभी तो बताए थे μ1 2 इंटू μ2 1 इक्वल टू मतलब एक से दूसरा। ग्लास स्लैब्स बिहेव्स लाइक अ डेंसर मीडियम एंड एयर बिहेव्स लाइक अ क्या हो जाएगा, रेयर मीडियम, जिसके वजह से रिफ्रैक्शंस का फिनोमिनन हुआ। रीजन से एकदम सिंपल भाषा में। लैटरल शिफ्टिंग का कॉजेज क्या होता है, पहला चीज इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट एंड द इमर्जेंट रे व्हेन लाइट इंसिडेंट इज ऑब्लिकली ऑन द रिफ्रैक्टिंग स्लैब विथ पैरेलल फेसेस। जैसे कि अगर बोला जाए कि लैटरल शिफ्टिंग क्या है, यही दोनों का बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये देखो, ये दोनों का बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो पैरेलल एक प्लेन में लाइज कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटरल शिफ्टिंग बोलते हैं। इसी डिस्टेंस को हम लोग लैटरल शिफ्टिंग बोलते हैं। और बात, लैटरल शिफ्टिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या हो जाएगा, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। हम तो ये बोले जितना मोटा होगा लैटरल शिफ्टिंग ज़्यादा, अगर कम होगा कम हो जाएगा। या इंसिडेंट एंगल जितना बढ़ेगा, ये भी देखो अलग लिखने के लिए हम 4 फैक्टर बना सकते हैं, ये भी। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बढ़ेगा, जैसे यहाँ पर ही अगर मान लो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दो, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बढ़ेगा, और उस केस में लैटरल शिफ्टिंग, देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ा, तो लैटरल शिफ्टिंग का वैल्यू क्या हो जाएगा, और ज़्यादा क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एंगल ऑफ इंसिडेंस पर भी डिपेंड कर रहा। और बात,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्या हो जाएगा, ग्लास स्लैब। यानी ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा, लाइट को अपने की तरफ, नॉर्मल की तरफ उतना ही ज़्यादा बेंड करेगा, और उस केस में लैटरल शिफ्टिंग उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। लैटरल शिफ्टिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। बात तो सही है, यानी कि अगर बात बोला जाए रेड के लिए, तो रेड का सबसे कम डेविएशंस होगा, तो उसमें लैटरल शिफ्टिंग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि वायलेट लेते हैं, तो वायलेट का क्या हो जाएगा, वेवलेंथ क्या होता है, कम होता है, तो उसका लैटरल शिफ्टिंग यानी कि उसका रिफ्लेक्शंस क्या हो जाएगा, टूवर्ड बेंड ज़्यादा किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने की वजह से बेंड किया, और बेंड करने की वजह से लैटरल शिफ्टिंग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि वेवलेंथ जिस कलर का ज़्यादा होगा, उस केस में लैटरल शिफ्टिंग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि रेड का वेवलेंथ क्या होता है, देखो रेड का बार बार लिख रहे हैं VBGO, ये इसलिए हम लिखते हैं ना कि याद रखें। VBGO में रेड का वेवलेंथ अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा होता है। वेवलेंथ अगर इसका ज़्यादा है तो उसके इसमें इसका लैटरल शिफ्टिंग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्वेश्चंस को देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस। पहला, कैलकुलेट द स्पीड एंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये दिया है, ग्लास स्लैब में एंड एयर में व्हेन द लाइट वेव्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी इतना ट्रैवल फ्रॉम द एयर टू द ग्लास। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, इजी है, पहले अपने से ट्राई करो, उसके बाद देन मिलाओ इनसे। तो पहला क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, कैलकुलेट द वेवलेंथ, कैलकुलेट द स्पीड एंड द वेवलेंथ। स्पीड, तो स्पीड कैसे निकलेगा, तो म्यू का वैल्यू दिया हुआ है। चलो बोलो, फार्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल टू C/V। यानी कि यहाँ से V इक्वल टू बोला जाए तो C/ क्या हो जाएगा, म्यू, और C का वैल्यू कितना दिया है, तो सर कहाँ दिया है, C का वैल्यू तो याद करो ना। एयर का वैक्यूम में स्पीड कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नहीं पढ़ाए ना, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाई इसका वैल्यू 1.5, यानी काट दो, तो काटोगे तो कितना 1.5 है, तो 1.5 मतलब कि ये 1.5 बोलते हैं। ज़्यादा दिक्कत है तो इसको लो ऐसे, पॉइंट हटा दिया, ऊपर दे दिया 10, कितना 3 से 5 बार में, और ये 2 बार में, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा चीज़ आता है इसका वेवलेंथ भी निकालना है। तो वेवलेंथ यानी कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा न्यू, यानी कि लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड बाई क्या हो जाएगा, न्यू। ठीक है, स्पीड दिया है, इस मीडियम में स्पीड आ गया 2 × 10⁻ क्या हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी भी दिया है 6 × 10⁻ क्या हो जाएगा 12। ठीक है, यहाँ से कट गया तो 1/3 × 10⁸ माइनस कितना हो गया 14, यानी कि इसको करना है तो कर लो, 0.33 × 10⁻ क्या हो जाएगा -6, या एक पॉइंट इधर लेना चाहते तो ले लो, 3.3 × 10⁻ क्या हो जाएगा -7 क्या हो जाएगा मीटर। उसी तरह दूसरा का अगर हम देखें, बहुत ही आसान है, देखो पॉइंट इधर लाते हो तो पावर कितना होता है, माइनस में होता है। उसी तरह अगर हम दूसरा में देखें इन एयर में, तो एयर में स्पीड का तो हम लोग को मालूम है कि एयर में स्पीड का वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसका अगर वेवलेंथ बोले तो वेवलेंथ में निकाल सकते हो, लैम्डा इक्वल टू, देखो फार्मूला ये V इक्वल टू लैम्डा न्यू, लैम्डा इक्वल टू VA बाई क्या हो जाएगा न्यू, और ये क्या होगा 3 × 10⁸ बाई न्यू का वैल्यू कितना दिया है 6 × 10⁻ क्या हो जाएगा 14, काट दो 1/2 × 10⁸ माइनस 14। देखो पावर ऊपर जाता है तो माइनस होता है, बेसिक चीज़ मेरे साथ रह रहे हो ना, मेडिकल सॉल्व किए हो, बहुत इजीली आ जाएगा। 0.5 × 10⁻ क्या हो जाएगा -6। अब ये पॉइंट को उठा के ले जाओगे तो 5 × 10⁻ क्या हो जाएगा -7 मीटर हो जाएगा। तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन तो सबसे छोटा है, A ray of light traveling in a air is incident on a plane surface of a transparent medium. The angle of incidence is 45 डिग्री। यानी कि देखो जो पहले दिया है एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया है 45 डिग्री लिख दिए। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 30 डिग्री। ओके, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना दे दिया 30 डिग्री। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। क्या पूछा है क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक। ये देखो स्नेल्स लॉ, साइन आई बाई क्या हो जाता है साइन आर, यानी कि μ2 क्या होता है μ1। यानी कि मीडियम का पूछा है तो बता दिया जाए तो क्या हो जाएगा साइन आई का वैल्यू, साइन आई कितना है 45 डिग्री, और साइन
आर का वैल्यू यानी कि 30 डिग्री। देखो थोड़ा ट्रिकोमेट्री का नॉलेज होना चाहिए, ट्रिकोमेट्री खराब होगा तो दिक्कत होगा, वैल्यू याद रखो। नहीं दिक्कत हो रहा है तो वैल्यू नहीं याद है। sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, तो देखो 1/√2 ये ऊपर चला गया, 2 क्या हो गया 1, और 2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब होता है √2 इंटू √2 मिलाकर होता है 2, √2 कैंसिल हो गया √2। तो दिक्कत हो रहा है तो कहीं ना कहीं वैल्यू याद नहीं होगा। नहीं तो साइंस होना अच्छा है, बेस्ट है, साइंस अच्छा है, मैथ को अच्छा करो देना मैथ को अच्छा करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, अ रे ऑफ द लाइट ट्रैवलिंग इन अ एयर फॉल ऑन अ सरफेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्लैब ऑफ द प्लास्टिक मटेरियल हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है, म्यू का वैल्यू दे दिया है 1.6, लिख लो पहले। इफ द इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल 53 डिग्री, मतलब इंसिडेंट रे का एंगल भी दे दिया है कि 53 डिग्री। ठीक है 53, सॉरी तो वैल्यू पढ़े नहीं है। विद द नॉर्मल फाइंड द एंगल ऑफ मेड बाय द रिफ्रैक्टेड रे, यानी कि नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे कितना एंगल बनाएगा। तो क्वेश्चंस में वैल्यू दे दिया है sin 53 डिग्री का, ऐसे हम बता दे रहे हैं कि ये वैल्यू होता है कितना है। ये देखो 37 डिग्री होता है, ये होता है 53 डिग्री। तो अगर देखा जाए तो इसके सामने वाला एंगल ये होता है 3, ये होता है 4 और ये होता है 5। तो किसी का वैल्यू पूछे, ट्रायंगल याद रखो, किसी का वैल्यू तुमसे पूछे ना, sin 37 डिग्री का वैल्यू पूछे, 3 क्या हो जाएगा 5, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। अगर कोई बोले sin 53 डिग्री का वैल्यू, तो एंगल का सामने वाला परपेंडिकुलर तो कितना हो जाएगा 4 क्या हो जाएगा 5। हम ऐसे ही बता दिए। tan का पूछे तो ये ट्रायंगल याद रखो, बस हमेशा काम करेगा, 12th 11th सब में काम करेगा। चलो वैल्यू को डाला जाए। स्नेल्स लॉ क्या होता है, sin i बाई क्या होता है sin r इक्वल टू क्या होता है म्यू 2 1 लिखना है तो 2 1 लिख लो, या जो भी है। sin i का वैल्यू कितना दिया है, तो sin i का वैल्यू दिया है 53 डिग्री और ये हो जाएगा sin r, ये वैल्यू कितना दिया है 1 पॉइंट कितना दिया है 6। हाँ चलो इसका वैल्यू कितना होता है, देखो एक क्रॉस इंटू कर लो, ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर, क्या जाए 1.6 इंटू साइन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा sin 53 डिग्री, 1.6 साइन आर, sin 53 डिग्री का वैल्यू 4/5। ठीक है ना, 4 क्या हो जाएगा 5। वैल्यू याद रखना, बस वैल्यू याद रखो, क्वेश्चंस बना लो। अब यहाँ पर अगर चाहिए साइन आर का वैल्यू, तो 4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 4/5 और डिवाइडेड बाई 1.6। पॉइंट हटाना चाहते हो ले लो 10 कर देना, कितना बार में कटेगा, तो ये कटेगा 4 बार में और ये 5 से 2 बार में और ये कैंसिल, यानी कि साइन आर इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और ये किसका वैल्यू है 1/2 साइन में किसका वैल्यू है, तो साइन 30 का वैल्यू होता है, तो ये साइन 30 यानी कि यहाँ से ये कैंसिल हो गया, आर इक्वल टू 30। बस इतना ही क्वेश्चंस था। इस क्वेश्चंस को अच्छा से देखना है, प्रैक्टिस करना है। बाकी सब क्वेश्चंस में अगर क्वेश्चंस में दिक्कत हो रहा है, कहीं ना कहीं ट्रिकोनोमेट्री में दिक्कत है, तो ट्रिकोनोमेट्री को बेस्ट करो। ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए, वीडियो को मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।